एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे सर। ऊपर कर दीजिए ना, ऊपर से। ऊपर रख दीजिए। भाई बुक लाइए किसी को जमा रखिए। पता नहीं कैसे खराब। बैठ जाए इससे। पर वैसे सही साथ का अब इधर देखिए, लास्ट टाइम अर्थवॉर्म का एलिमेंट्री कैनाल बताया था, ठीक Yes, है। sir. अब बताना सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए क्या क्या चीजें मिलेंगी आपको। ब्लड मिलेगा, हार्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम में तीन चीजें हैं, ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स। तीन चीजें हैं। कैपिलरीज जो है वो ब्लड वेसल्स ही होती है। ब्लड वेसल्स 3 टाइप की होती हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। इसी में आता है ब्लड वेसल। समझ में आ गया। इसका ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का। रेड कैसा है ब्लड, Red. रेड कलर का, ठीक है। आरबीसी एब्सेंट होती है, आरबीसी नहीं है ब्लड में, आज रिसेप्शन। आरबीसी एब्सेंट है, जी सर। ठीक। लेकिन हीमोग्लोबिन पाया present जाता होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, लिखेंगे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। कहाँ होता है हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा में। प्लाज्मा में। इसीलिए ब्लड कभी भी रेस्पिरेशन में इसका कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में, क्योंकि आरबीसी जो होती है उसमें अगर हीमोग्लोबिन है तो आरबीसी ऑक्सीजन को कैप्चर करती है। आरबीसी में क्या कैप्चर करता है ऑक्सीजन को, हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है हम लोगों में, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैप्चर करेगा। समझ आया। यहाँ पर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा एंड ब्लड। ब्लड का कोई रोल नहीं है, ब्लड हैव नो रोल इन रेस्पिरेशन। ब्लड का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं है। हम लोग में भी तो शायद नहीं होता क्योंकि हम लोगों में इसका रोल होता है। समझ में आया। ब्लड का रेस्पिरेशन में रोल है। यस। तो आगे तब देखिए ब्लड में आरबीसी नहीं है लेकिन डब्ल्यूबीसी होता है, ठीक है। यहाँ डब्ल्यूबीसी क्या होगा, Present. डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होगा। तो ऐसे हीमोग्लोबिन को इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन बोला जाता है। एक होता है वर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन। जब हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, आरबीसी में, तो उसको बोलते हैं वर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन। और जब हीमोग्लोबिन आरबीसी में ना होकर के प्लाज्मा में होता है तो उस हीमोग्लोबिन को बोला जाता है इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये जो अर्थवॉर्म ये क्या है, इनवर्टिब्रेट इनवर्टिब्रेट। इसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन। इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। और इसी का एक नाम होता है इरेथ्रोप्यूरिन। इरेथ्रोप्यूरिन क्या है, इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन का दूसरा नाम है इरेथ्रोप्यूरिन। समझ में आ रहा है। जी सर। सुनाई दे रहा है, इतना तेज मत बोलिए, सुनाई दे रहा है। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, हमारी बॉडी में ब्लड बनता है बोन मैरो में। इसकी बॉडी में ब्लड बनेगा सेगमेंट नंबर 4, 5, 6। सेगमेंट नंबर 4, 5, 6 जो होता है उसमें ब्लड ग्लैंड्स होती हैं। ब्लड ग्लैंड्स जो क्या बनाती हैं, ब्लड बनाती हैं। तो ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा, फॉर्मेशन उसका होगा 4, 5, 6 सेगमेंट। ब्लड ग्लैंड्स सेगमेंट नंबर 4, 5 एंड 6 पे होती हैं। समझ में आ रहा है, नोट करते हैं। जी सर। ये हो गया ब्लड के बारे में, ठीक। क्वेश्चन यही आता है कि इसका ब्लड जो है रेस्पिरेशन में रोल है या नहीं, तो नहीं बताएंगे। और हीमोग्लोबिन जो वो कहाँ है, प्लाज्मा में है। उसका नाम क्या है, इनवर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन या इरेथ्रोप्यूरिन, ठीक है। अब हार्ट जो होते हैं, हार्ट कितने होते हैं, तो 4 पेयर हार्ट होते हैं। कितने होते हैं, 4 पेयर। 4 पेयर हार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 पेयर होते हैं। और किस किस सेगमेंट में होते हैं, सेगमेंट नंबर 7, 9 और 12 एंड 13। समझ में आया। 7, 9, 12 एंड 13 लिखिएगा। 7, 9 सेगमेंट में और 12 में और 13 सेगमेंट में। समझ में आ रहा है। 4 पेयर होगा, 8 हार्ट होगा, एक 7th पेयर में, एक 9th, एक 12th और एक 13 में। तो इनको बोलते हैं लेटरल हार्ट। 7th और 9th की जो हार्ट है ये क्या है, लेटरल हार्ट है, ठीक है।
ऑसोफेजियल हार्ट बोला जाता है। लेटरल जानते हैं क्यों बोला जाता है? बिकॉज देखिए हार्ट की जो पोजीशन है, हम लोगों में हार्ट किधर है, डॉर्सल है कि वेंट्रल है? डॉर्सल। हाँ, डॉर्सल साइड में हार्ट है। अंतर है सर, ये देखा नहीं। वेंट्रल है, वेंट्रल साइड में हार्ट है। आर्थ्रोन की ऊपर की सरफेस डॉर्सल, नीचे की वेंट्रल, हार्ट होता है किनारे लेटरल साइड में। एक 7 नंबर सेगमेंट में इधर और इधर, 9 में इधर और इधर, 12 में इधर और इधर, ऐसे हार्ट है। लेटरल साइड में लेटरल हार्ट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो ब्लड वेसल्स होती है, इसमें जो कॉमन ब्लड वेसल्स है उनके नाम याद रखने हैं आपको। कौन सी कॉमन ब्लड वेसल्स हैं? समझ में आ रहा है? जी सर। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? क्लोज्ड। यहाँ ब्लड वेसल्स के बारे में देखिए, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स होती हैं? डॉर्सल ब्लड वेसल, नाम क्या पहला उसका? डॉर्सल ब्लड वेसल। डायग्राम बुक में देखते रहिए। डॉर्सल ब्लड वेसल, डॉर्सल सरफेस पर जो बड़ी ब्लड वेसल है ऊपर, वो क्या है? डॉर्सल, राइट कलर से बुक में दिखाया गया है, डॉर्सल ब्लड वेसल, ठीक है। सेगमेंट नंबर सेकंड से लेकर के और सेगमेंट नंबर लास्ट तक होती है, हालांकि सेगमेंट नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो सेकंड सेगमेंट से लेकर के लास्ट तक क्या होगा? डॉर्सल, बुक में देखिए रेड कलर का बना हुआ है। सबसे बड़ी ब्लड वेसल यही है, डॉर्सल, जो काफी लंबी होती है, सबसे लॉन्गेस्ट भी यही है, ठीक है। डॉर्सल ब्लड वेसल हो गया। ये कहाँ होगा? डॉर्सल सरफेस पर होगा, डॉर्सल साइड। और आर्थ्रोन में जो बीच में लाइन दिखाई देती है, मिड वेंट्रल लाइन, वो क्या है? यही है ना। आर्थ्रोन की बॉडी में ऊपर से आपको एक बीच में लाइन दिखाई देती है एक्सटर्नल सरफेस पे, वो यही है, डॉर्सल ब्लड वेसल ही होती है। दूसरा क्या है? वेंट्रल ब्लड वेसल, वेंट्रल ब्लड वेसल, ये कहाँ होता है? वेंट्रल साइड पर होता है, ठीक है। साइड क्या है इसमें? लेटरल ऑसोफेजियल ब्लड वेसल, लेटरल ऑसोफेजियल ब्लड वेसल। और चूंकि इसमें नाम में लेटरल लग गया है, तो लेटरल का मतलब क्या होगा? डॉर्सल ऊपर, वेंट्रल नीचे, लेटरल वाली पेयर्ड है, याद रखिए, ये पेयर्ड होती है, ये अनपेयर्ड है। एक एक है, ये क्या है? ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड, और ये क्या है? पेयर्ड है, क्योंकि लेटरल साइड पर एक इधर और एक इधर। और ऑसोफेजियल का मतलब, ऑसोफेगस जहाँ पर होगा, ऑसोफेगस के इधर साइड में और इधर साइड में दोनों। अब आपको देखिए यहाँ पर दिया हुआ है जो सेगमेंट नंबर सेकंड से लेकर के सेगमेंट नंबर 13 तक होती है। कहाँ तक? सेगमेंट सेकंड से लेकर के सेकंड से 13 तक। आपको देखिए बुक में इंडिकेट है, सेगमेंट नंबर जो सेकंड है वहाँ से 13 तक। इधर की साइड की दिख रही है, दूसरी साइड में भी होगा ऐसे ही। तो येलो कलर का बुक में दिख रहा है, बीच में एक है ना, वही है। इसके बाद देखिए, ध्यान से सुनिएगा, नोट कर लें यहाँ तक। यस सर। इधर का लेटरल ऑसोफेजियल, इधर का लेटरल ऑसोफेजियल, ये सेगमेंट नंबर के बीच है, ये 13 जो सेकंड है और ये 13 है। दोनों साइड का, ये देखो, दोनों साइड का लेटरल ऑसोफेजियल जब 13 सेगमेंट में पहुंचता है तो दोनों जुड़ जाएगा और जुड़ करके एक कॉमन ब्लड वेसल बना लेगा, जो सब न्यूरल ब्लड वेसल बोलते हैं। अब क्या बोलेंगे? सब न्यूरल। इधर का लेटरल ऑसोफेजियल, इधर का लेटरल ऑसोफेजियल जैसे 13 सेगमेंट में पहुंचेगा, 13 के बाद नहीं आगे बढ़ेगा, अब दोनों जुड़ जाएगा, जुड़ करके नीचे की साइड में चलेगा। आगे नीचे की साइड में चलेगा, नर्वस सिस्टम के नीचे, क्योंकि आर्थ्रोन की बॉडी में नर्वस सिस्टम कहाँ होता है? नीचे होता है। नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्व कॉर्ड है, उसके नीचे चलेगा। सब न्यूरल क्यों बोलते हैं? सब का मतलब बिलो, न्यूरल का मतलब नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलेंगे इधर से उधर से, जो कॉमन इसके बाद जुड़ने के बाद जो ब्लड वेसल बनेगा, जो आगे बढ़ेगा, एनएस तक जाएगा, वो सब न्यूरल होगा, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम के नीचे से चलेगा। कौन क्या? सब न्यूरल। सब न्यूरल। सब न्यूरल का मतलब बिलो द नर्वस सिस्टम, बिलो द नर्व कॉर्ड। अगला है सब न्यूरल ब्लड वेसल। ये याद रखिए, ये बनता कैसे? ये अनपेयर्ड है, ये भी क्या है? अनपेयर्ड एक है। ये कहाँ है? बिलो
इसके नीचे है नर्व कॉर्ड, नर्वस सिस्टम का हिस्सा है नर्व कॉर्ड। और सेगमेंट नंबर 15 से लेकर के और 14 से लास्ट तक चलेगा ये, 14 जो लास्ट, समझ में आ रहा है? ये जो है इससे बनेगा लेटरल से ही क्या बनेगा, ये बनेगा जी सर। लेटरल से ही बनता, अलग नहीं कोई। सर, इधर का लेटरल आपस में मिलेगा सब मिलेगा। सर 13 नंबर सेगमेंट के जंक्शन को क्या कहते हैं? लेटरल, क्या करते हैं? लेटरल साइड पे दोनों आके मिलेंगे 13 नंबर तो सेगमेंट। जंक्शन से मतलब नहीं है, आपको इधर का लेटरल और सबमिटल इधर मिलेगा, जब दोनों जुड़ेगा तो नीचे जो है जुड़ करके फिर आगे बढ़ेगा वो, तो जंक्शन कोई नहीं है इसका, ठीक है? वहीं पे दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे 14 से। आगे एक और बच्चा सुप्राऑक्सीपिजियल, 5 नंबर क्या है? सुप्राऑक्सीपिजियल, सुप्राऑक्सीपिजियल ब्लड वेसल, ठीक है? सुप्राऑक्सीपिजियल ये भी अनपेयर्ड है, तो सबका सब इसमें आपको अनपेयर्ड ही है, ये छोड़ करके अनपेयर्ड है, ठीक है? और इसकी लोकेशन कहाँ है देखिए, सेगमेंट नंबर 9 to 13 में ऊपर एक ब्लड वेसल बना येलो कलर का बुक में देखिए, 9 to 13, 9 से लेकर के 13, सेगमेंट नहीं रखना इसमें, समझने के लिए आपको लिखा गया केवल ये सेगमेंट नंबर 9 to 13 देखिए, ऊपर देख रहे हैं, ये देखिए ना, ये जो है 9 to 13 देख रहे हैं, ये ऊपर चल रहा है येलो कलर का एक सिंगल है, ये सुप्राऑक्सीपिजियल, ठीक है? तो इतनी ब्लड वेसल कॉमन है इसमें से, ये कॉमन ब्लड वेसल के नाम है। ये हो गया सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद अगले आइए एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसमें से यही सवाल इंपॉर्टेंट की जो मिड वेंट्रल लाइन होती है वो क्या शो करती है? डॉर्सल ब्लड वेसल को शो करती है, और इसके नाम और कुछ नहीं, ठीक है? किस सेगमेंट में होती है कोई मतलब नहीं है। सर ऐसे ह्यूमन में ब्लड वेसल पाई जाती है। ह्यूमन में है लेकिन उनमें ये नाम नहीं है, ये नाम नहीं बोले जाते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ अर्थवर्म, बुझ गए? यस सर। एक्सक्रीटरी सिस्टम अर्थवर्म में एक्सक्रीशन कैसे होता है? नेफ्रीडिया की हेल्प से, ध्यान सुनिए, एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया लगा हुआ है, नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया से होता है एक्सक्रीशन। नेफ्रीडिया क्या है? कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे बॉडी में किडनी होती है टी शेप में, जी सर। तो इसकी बॉडी में नेफ्रीडिया होगा, ट्यूब लाइक होगा, लेकिन ट्यूब लाइक कैसा होगा? कॉइल्ड। कॉइल्ड का मतलब आपको ये कॉइलिंग नजर आएगा, ट्यूब होगी ये पतली ट्यूब जो कॉइल्ड होगी, ठीक है? नेफ्रीडिया क्या है? ये कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो एक्सक्रीशन में मदद करती हैं, ठीक? अब नेफ्रीडिया कहाँ कहाँ होगा यही याद रखना है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया नेफ्रीडिया, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कितने टाइप्स हैं? तो टाइप्स में देखिए, पहला है सेप्टल नेफ्रीडिया, सेप्टल नेफ्रीडिया, इसके बाद दूसरा है इंटेगुमेंट्री, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया, ठीक है? और तीसरा है फेरेंजियल, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। 3 तरीके का नेफ्रीडिया होता है। पीछे तीनों बात क्यों करते हो तुम लोग? हाँ, अगर बात ही करना है तो मत आए, और बात करने की अच्छे से हो जाएगी। सेप्टल नेफ्रीडिया, इंटेगुमेंट्री और फेरेंजियल नेफ्रीडिया, 3 तरीके का नेफ्रीडिया होता है, ठीक? सर इसका क्या काम होता है? ये बताया कि एक्सक्रीशन लिखा तो है काम उसका, नेफ्रीडिया का काम ही एक्सक्रीशन होता है, ठीक है? ध्यान से बस सुनते रहिए आप, जो सवाल हो आराम से पूछिए। एक्सक्रीशन का मतलब? एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, हमारी बॉडी से या अर्थवर्म की बॉडी से ऐसे प्रोडक्ट जो जरूरी नहीं है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना, वो एक्सक्रीशन है। जैसे ह्यूमन में एनस होता है, ह्यूमन में एनएस एक्सक्रीशन में हेल्प नहीं करता, वो एडिशन है वो। ह्यूमन में जो क्या बोलते हैं किडनी, ठीक है, लंग्स, ये सब एक्सक्रीशन में हेल्प करती है। स्किन, यूरिन का निर्माण करता है। हाँ, यूरिन का निर्माण करना। तो 3 तरीके का नेफ्रीडिया हो गया। सेप्टल नेफ्रीडिया कहाँ मिलेगा? अर्थवर्म की बॉडी जो होती है सेप्टेड होती है ना, सेप्टा बोलते हैं ना अंदर से भी,
यस सर। बाहर से बॉडी में सेप्टा दिखाई देता पार्टीशन, अंदर भी सेप्टा है। तो आर्थ्रोन की बॉडी में जहाँ जहाँ सेप्टा रहेगा, सेप्टा के इधर और सेप्टा के इधर, देख रहे हैं सेप्टा एक लाइन हो गया ना, तो सेप्टा के इधर होगा नेफ्रेटिया, सेप्टा के इधर, मतलब सेप्टा के बोथ साइड में आपको नेफ्रेटिया नजर आएंगे। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन बोथ साइड ऑफ सेप्टा, सेप्टा के दोनों साइड में। और इंटेग्रिटी कहाँ मिलेगा आपको? स्किन पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? स्किन का मतलब बॉडी वॉल। इंटेगमेंट किसको बोलते हैं? स्किन को, आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं? इंटेगमेंट, ठीक है। तो ऑन स्किन पर होगा ये, ठीक है, यहाँ पर इंटेगमेंट। सर वो जो भी स्ट्रक्चर बनाया था उसमें बताइए कहाँ पर रहेगा? कौन सा? ये जो बताया कि उस पर बोले इसी में रहेगा, उस पर सेप्टा पर रहेगी। इंटेगमेंट का मतलब ये है कि जैसे हमारी स्किन है वैसे उसकी भी स्किन है, तो स्किन पर रहेगा नेफ्रेटिया, बस हो गया। यस सर, स्किन पर रहेगा। जी सर। और तीसरा है फेरेंजियल, ये आपको फेरिंक्स वाले एरिया में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जो फेरिंक्स का ग्रसनी जो होता है, तो इन फेरिंक्स में मिलेगा। फेरिंक्स, ठीक है, फेरिंक्स वाले एरिया में मिलेगा। मतलब सेगमेंट नंबर 4, 5 और 6 नंबर का जो सेगमेंट है फेरिंक्स के पास वाले एरिया में चाहिए। फेरिंक्स के पास जहाँ ब्लड ग्लैंड्स होती हैं, जिस सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स होती हैं उसी सेगमेंट में ये भी नेफ्रेटिया रहेंगे। उनके नाम होते हैं फेरेंजियल नेफ्रेटिया। ठीक है, 4, 5, 6 में। जहाँ ब्लड ग्लैंड पाया जाए। और इनकी लोकेशन है थर्ड टू लास्ट सेगमेंट, सेगमेंट नंबर तीसरा से लास्ट पर तक। मतलब स्क्रीन पर रहेगा, लेकिन सेगमेंट कहाँ से? तीसरे सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक रहेंगे इंटेगमेंटली नेफ्रेटिया। और ये वाले 15 टू लास्ट सेक्टर कहाँ से रहेगा? 15, ये सेगमेंट यहाँ याद करना है आपको, बुक में दिया हुआ है। 15 टू लास्ट सेगमेंट तक पाया जाता है। 15 टू लास्ट सेगमेंट में ये नेफ्रेटिया है। समझ में आ रहा है? अब बताइए किस सेगमेंट में नेफ्रेटिया नहीं है? पहले दो सेगमेंट, फर्स्ट और सेकंड में कोई नेफ्रेटिया नहीं है। देखिए 4, 5, 6 में ये वाले हैं, थर्ड से वो, थर्ड से ये है, फर्स्ट और सेकंड में कोई नहीं है, थर्ड में अकेला ये है, फोर्थ में ये भी है और ये भी है, ठीक है। और फोर्थ से 5, 6, 7 तक ये दोनों रहेंगे। 15 जैसे आ जाएगा तो 15 में कौन सा चलेगा? ये और 15 से चलेगा। इंटीग्रेटेड और ये वाला नहीं रहेगा 15 सेगमेंट में। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, सुना करिए, बीच में स्टूडेंट ज़्यादा नहीं, ठीक है, करिए। हो गया है? समझ में आ रहा है? जी सर। अब देखिए और चीज़, नेफ्रेटिया जो होते हैं ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर रिलीज कराएंगे। ये वाला जो नेफ्रेटिया है ये एंटीरोनेफ्रिक होता है। मतलब ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट एलिमेंट्री कैनाल में फेंकेगा। कहाँ फेंकेगा? एलिमेंट्री कैनाल में रिलीज कराएगा, जिसको बोलते हैं एंटीरोनेफ्रिक नेफ्रेटिया। एंटीरोनेफ्रिक का मतलब जो एलिमेंट्री कैनाल में ले जाएगा। तो ये नेफ्रेटिया कैसे होते हैं? एंटीरोनेफ्रिक नेफ्रेटिया है। इसका मतलब लिख लीजिएगा, इसका मतलब क्या है? रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट। ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रिलीज कराएंगे? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से बाहर हो जाएगा एनएस के रास्ते, क्योंकि किडनी तो है नहीं है हमारे बॉडी में। एनएस के रास्ते कभी भी जो एक्सक्रीशन नहीं होता है। एनएस के रास्ते क्या नहीं होता है? एक्सक्रीशन। एनएस के रास्ते जो चीज पास होती है उसको बोलते हैं इजीशन। क्या बोला जाता है? इजीशन। यूरिन के रास्ते एक्सक्रीशन होता है। अब इसमें किडनी नहीं है तो कहाँ से जाएगा? एलिमेंट्री कैनाल से जाएगा ना। इंटेग्मेंट्री वाले होते हैं, ये अपना चूंकि स्किन पर है तो स्किन पर बाहर निकालेंगे। अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ निकालेंगे? बाहर सरफेस पर। तो ये एक्सोनेफ्रिक होते हैं। एक्सो का मतलब बाहर, एंटीरियर का मतलब इनसाइड, इनसाइड का मतलब एलिमेंट्री कैनाल में, और ये बाहर बॉडी। एक्सोनेफ्रिक नेफ्रेटिया है। मतलब ये अपना वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ रिलीज कराएंगे? रिलीज वेस्ट प्रोडक्ट आउटसाइड, बाहर की साइड में, ठीक है। और ये वाले भी क्या होते हैं? एंटीरोनेफ्रिक। एंटीरोनेफ्रिक ये भी हैं। तो दो इसमें से एंटीरोनेफ्रिक हो गया, एक क्या हो गया? एक्सोनेफ्रिक। तो ऐसे पता लग जाएगा क्योंकि स्किन वाला जो है क्या होगा? एक्सोनेफ्रिक होगा। बाकी तो सब अंदर ही है ना।
बाकी सब इनसाइड रिलीज करा देंगे। समझ में आ रहा है? जी सर। तो नेफ्रेडिया में है इतना है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया। नेफ्रेडिया ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करते हैं। सही है कि गलत है? लाइन सही है गलत है? नेफ्रेडिया हेल्प्स इन द ऑस्मो रेगुलेशन। सही है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है बॉडी का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखना। ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब जानते हैं? नाप, अंदर का नाप। कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड का कंसंट्रेशन। हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड गाढ़ा पतला, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन। तो बॉडी में कह सकते हैं वाटर के अमाउंट को भी रेगुलेट कराती है किडनी। वैसे किडनी की तरह ये भी है। ऑस्मो रेगुलेशन जहाँ वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है एक्सक्रीशन में मदद करेगा। ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद में है नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट देखिएगा नर्वस सिस्टम। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड होता है। यस सर। और इसकी बॉडी में भी उसकी तरीके से स्ट्रक्चर लगभग रहेगा, लेकिन ब्रेन स्पाइनल आपको जो बोला जाएगा उसका नाम बदल जाता है। ठीक है, यहाँ स्पाइनल कॉर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है। यहाँ नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। यहाँ नर्वस सिस्टम में आप क्या बोलेंगे? नर्व रिंग, नर्व रिंग। ठीक है। और एक होता है वेंट्रल नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड। नर्व रिंग होती है, वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है, और इसके बाद गैंग्लिया होते हैं, गैंग्लिया। ठीक है। अब डायग्राम देख लीजिए इस तरीके से। बना लीजिए। अब तो आज एनर्जी ना सर इंडिया में। सच में बे? देखिए डायग्राम बना रहे हैं। अर्थ फॉर्म में देखिए किस तरीके से होता है। हो गया है। ये क्या है सर? ये नर्व, इसमें ये वाला हिस्सा नर्व रिंग है, इतना नर्व रिंग है, ये नर्व कॉर्ड है, ये गैंग्लिया लगे हुए हैं। ठीक है। दिस इज द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। इतना हिस्सा क्या है? ये नर्व रिंग। और ये है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल है, दो है इसमें, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। डबल का मतलब दो है इसमें। ठीक है, दो कॉर्ड है, दो आपको आगे की तरीके से स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। ठीक है, डबल हो गया। वेंट्रल का मतलब ये वेंट्रल साइड पर चलेगा और नर्व कॉर्ड है। नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो कॉर्ड लाइक है, रस्सी की तरीके से है। ठीक है, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड।
क्लियर है? यस देखिए इसमें सब जो निकले ये क्या था? देखिए इधर सुन लीजिए, आर्थ्रोन की बॉडी में जो फेरिंक्स वाला हिस्सा होता है, फेरिंक्स वाला 3, 4, 5 जो सेगमेंट है इसको आप करते हैं फेरिंक्स, ठीक है? दो नर्वस सिस्टम में दो हिस्से, एक हिस्सा आगे का हिस्सा नर्व रिंग है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, क्या बोलते हैं नर्व रिंग, और पीछे का काफी लंबा हिस्सा है वो क्या है, नर्व कॉर्ड है, ठीक है? नर्व कॉर्ड, नर्व रिंग जो होती है वो फेरिंक्स वाले हिस्से में होती है, फेरिंक्स 3, 4, 5 सेगमेंट में नर्व रिंग होगा, मतलब नर्वस सिस्टम का जो आगे का हिस्सा रहेगा वो रिंग लाइक रहेगा, फेरिंक्स को घेरे हुए रहेगा, फेरिंक्स को क्या करता है, सराउंड करेगा, रिंग लाइक है, और जो पीछे का हिस्सा रहेगा, ठीक है, मतलब सेगमेंट नंबर 5 के बाद का हिस्सा वो नर्व कॉर्ड बोला जाएगा, और उस नीचे चलेगा, वेंट्रल साइड पर चलेगा नर्व कॉर्ड, उसमें दो नर्व होती है, नर्व कॉर्ड कितनी होती है, दो होती है, इसलिए डबल बोलते हैं, वेंट्रल साइड पर है, वेंट्रल हो गया, नर्व कॉर्ड हो गया। अब इसमें देखिए दो नाम है, ये नर्व रिंग बनती कैसे है, नर्व रिंग 3 पार्ट से बनती है, 3 पार्ट से, 3 स्ट्रक्चर्स में होंगी, ठीक है? पहला होता है गैंग्लिया, देखिए लिखा हुआ ना, आप गैंग्लिया जानते क्या है, कोई बताएगा गैंग्लिया क्या होता है? यहाँ गैंग्लिया लिखा है, हर सेगमेंट में आपको गैंग्लिया नजर आएगा, ये हर जितने भी सेगमेंट रहेंगे हर सेगमेंट में गैंग्लिया रहेगा, मैंने यहाँ केवल 4 बनाया है, इस तरीके से हर सेगमेंट में आपको गैंग्लिया रहेगा। मान लीजिए एक सेगमेंट है कोई भी, इसमें गैंग्लिया हो गया, अगला सेगमेंट गैंग्लिया क्या है, न्यूरॉन्स है, ये क्या है, न्यूरॉन्स से नर्व सेल हैं जो गुच्छे में निकला हुआ बंच में, तो नर्व सेल जब बंच में निकलती हैं इसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। ये नर्व सेल है, न्यूरॉन्स हैं जो बंच में निकली हैं, ये आपको उस सेगमेंट में नर्वस मतलब उस सेगमेंट में नर्व सप्लाई प्रोवाइड कराएंगे, जिस सेगमेंट में ये रहेंगे वहाँ नर्व सप्लाई कौन देगा, गैंग्लिया। तो गैंग्लिया जो है बंच ऑफ न्यूरॉन्स होता है, समझ में आ रहा है, न्यूरॉन्स का एक बंच होता है, ये बनता है, ये 3 गैंग्लिया से बनता है, देखिए इसको बोलते हैं सब फेरेंजियल गैंग्लिया, सुप्रा फेरेंजियल और ये सर्कम ऑसोफेजियल। जान रहे हैं क्या चीज़ है ये? देखिए जो फेरिंक्स होता है, फेरिंक्स में ऊपर का एक हिस्सा होगा ना, फेरिंक्स में एक ऊपर का हिस्सा होगा, फेरिंक्स में नीचे का हिस्सा होगा, दो किनारे की उसकी साइड होंगी, यही तो होगा ना फेरिंक्स में। अरे हमारी बॉडी में देखिए ये डॉर्सल साइड होगी, डॉर्सल, ये क्या होगा, वेंट्रल, और किनारे कान क्या होगा, लेटरल हो गया, तो ऐसे समझ लीजिए फेरिंक्स में डॉर्सल साइड, वेंट्रल साइड, किनारे की लेटरल। अब जो डॉर्सल साइड होगा उस पर एक गैंग्लिया लगा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, सुप्रा। सुप्रा का मतलब एवो होता है, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम में जहाँ जहाँ सुप्रा वर्ड यूज किया गया उसका मतलब एवो होता है। तो फेरिंक्स के ऊपर जो गैंग्लिया है सुप्राओसेफेजियल, फेरिंक्स के नीचे जो गैंग्लिया है, ध्यान से देखिए, फेरिंक्स के निचले हिस्से में जो गैंग्लिया होगा 3, 4, 5 सेगमेंट में जो गैंग्लिया होगा वो सब फेरेंजियल, ऊपर वाला सुप्रा फेरेंजियल, किनारे के तो लेटरल साइड हो गए ना, तो खाली है ना किनारे की साइड, रिंग कैसे बनेगा, फेरिंक्स को चारों तरफ से पूरा घेरे हुए रहता है, रिंग रिंग बनेगी कैसे, एक ऊपर की साइड बनानी पड़ेगी, नीचे की साइड, किनारे की साइड, ऊपर हो गया सुप्रा फेरेंजियल, नीचे सुप्रा फेरेंजियल, नीचे क्या हो गया, सब फेरेंजियल गैंग्लिया, और किनारे की साइड में गैंग्लिया दो लगते हैं पेयर्ड गैंग्लिया, उसको क्या बोलते हैं, सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव, इसका नाम होता है सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव। तो 3 है, इन तीनों से मिला करके नर्व रिंग बन जाती है, समझ में आया? जी सर। नर्व रिंग पूछेंगे किससे बनती है, तो सुप्रा फेरेंजियल, सब फेरेंजियल और सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव। कनेक्टिव का मतलब ये जोड़ती है, ये ऊपर के गैंग्लिया को नीचे के गैंग्लिया से जोड़ने का काम कौन करेगा, लेटरल साइड में जो कनेक्टिव रहेगा वो जोड़ देगा उसको, समझ में? वेंट्रिकल साइड, तो वेंट्रल साइड में नर्व कॉर्ड हो गया। अर्थवर्म की बॉडी में मैक्सिमम हिस्सा कहाँ है, नीचे की साइड में चल रहा है नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम डॉर्सल साइड में है, अर्थवर्म की बॉडी में वेंट्रल साइड में है, समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे ही आपको कॉकरोच का नर्वस सिस्टम मिलता है, कॉकरोच में भी नर्वस सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट कहाँ रहता है, बॉडी में, हेड रीजन नर्वस सिस्टम बहुत कम है, सारा पार्ट कहाँ है, मतलब जो आगे के हिस्से होते हैं उसमें होता है, ठीक है?
एक अंडरलाइन का बुक में अंडरलाइन कर लीजिए, आपके बुक में 110 पेज नंबर पर कुछ लाइन दी हुई है, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए अर्थवर्म की बॉडी में आइस नहीं होती है, ठीक है, आइस नहीं है। तो क्या करता है ये जो है, कैसे लाइट की इंटेंसिटी को, अर्थवर्म कैसा है, नॉकटर्नल है, कैसा है अर्थवर्म? नॉकटर्नल नहीं है, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल का मतलब जो रात दिन में बनते हैं वो नॉकटर्नल है, इसलिए नॉकटर्नल। देखिए जब बारिश होती है तभी अर्थवर्म दिन में दिखाई देता है, क्योंकि इसके बरों में पानी चला जाता है, ठीक है, इसलिए। वैसे मौसम में अर्थवर्म नहीं दिखता, अंडरग्राउंड रहते हैं। रात में निकलेंगे, अगर रात में, क्योंकि मौसम इन्वायरमेंट क्या ठंडा होता है, सनलाइट, अगर ये दिन में निकल गए तो इनकी जो स्किन गीली है ना वो सूख जाएगी, स्किन ड्राई हो जाएगी तुरंत, रेस्पिरेशन कैसे करेंगे, समझ में आ गया। इसीलिए नाइट में विजिट करते हैं, नाइट में मौसम ठंडा की वजह से। तो अर्थवर्म जो है नॉकटर्नल है, रात्रि में जो है नाइट में निकलेगा, डे टाइम में बरों में रहेगा, लेकिन बारिश में चूंकि बरों में वाटर रहेगा तो बारिश में दिन में भी आपको दिखाई देगा, ठीक है, रेडी सीजन। तो अर्थवर्म की बॉडी में जो सेंस ऑर्गन होते हैं वो कौन कौन से, स्किन में कुछ रिसेप्टर लगे होते हैं, अंडरलाइन करिए, बुक में लिखा है सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आइज। सेंसरी सिस्टम में आइज नहीं होती हैं, आँख जो है आपका सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन इसमें आइज नहीं है, लेकिन इसकी स्किन में कुछ रिसेप्टर होते हैं जो लाइट की इंटेंसिटी को पता लगाते हैं कि लाइट कितना तेज है, कितना स्लो है। तो अगर दिन में निकलेगा तो इसको पता लग जाएगा कि लाइट बहुत तेज है, तो तुरंत अंदर चला जाएगा बरों में, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी को पता लगाने के लिए स्किन में क्या लगा हुआ, रिसेप्टर लगा है, और सुनने के लिए कान तो है नहीं है, तो वो एहसास कैसे करता है, जमीन का वाइब्रेशन जो है वो रिसेप्टर से थोड़ा सा पता लगा लेता है, जैसे स्नेक पता लगाता है। स्नेक में भी कान नहीं है, साउंड का वाइब्रेशन अर्थ के वाइब्रेशन से पता लगाता है, समझ में आ गया। yes. इसके बाद एक ऑर्गन जो आपको बताया पेरिस्टोमियम, जो पहला सेगमेंट होता है अर्थवर्म का, उसमें एक हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रोस्टोमियम निकला होता है, वो क्या है, वो कीमो रिसेप्टर है। क्या है वो, कीमो रिसेप्टर, टेस्ट पता लगाता है, फूड का टेस्ट, इसमें टंग तो है नहीं है, तो फूड का टेस्ट कैसे पता लगेगा, फूड कैसा है, तो जो आपको हुड लाइक स्ट्रक्चर प्रोस्टोमियम होता है वहाँ पर कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि स्किन पर क्या होता है, इसकी स्किन जो होती है वहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, किसके लिए, और लाइट के लिए है, और लाइट की इंटेंसिटी पता लगाएंगे, देखेंगे नहीं, लाइट की इंटेंसिटी के लिए है, कितनी तेज लाइट है, और साउंड के लिए है, स्किन पर ये रिसेप्टर लगे हैं। इसके बाद जो प्रोस्टोमियम सेगमेंट है, प्रोस्टोमियम जो सेगमेंट होता है, ये सेगमेंट नहीं है, सॉरी, ये हुड लाइक स्ट्रक्चर है, पेरिस्टोमियम सेगमेंट होता है। प्रोस्टोमियम पार्ट है, उसको क्या है, कीमो रिसेप्टर होता है, उस पर कीमो रिसेप्टर होता है, उसके ऊपर कंटेन कीमो रिसेप्टर, तो क्या पता लगाएगा, टेस्ट फाइंड कराएगा। ये हो गया भाई, देखना, सुनना और टेस्ट पता लगाना, इसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम को जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं और ये खत्म हो जाएगा। देखिए बहुत शॉर्ट फॉर्म है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अर्थवर्म का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अर्थवर्म कैसा है, बाइसेक्सुअल है। कैसा है ये, बाइसेक्सुअल मतलब हर्माफ्रोडाइट, इसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल और फीमेल पार्ट एक ही में है, लेकिन एक में होने के बावजूद भी अर्थवर्म में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या कारण है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं है, बॉडी में दोनों पार्ट हैं, तो नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अपना स्पर्म अपने ओवम के साथ कुछ नहीं करता है, दोनों पार्ट हैं, समझ में आ रहा है, दोनों पार्ट होने के बावजूद भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं। कारण यह है कि अर्थवर्म में प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है। प्रोटेंड्रस का मतलब जानते हैं, इस जो टेस्टिस है वो पहले डेवलप हो जाता है ओवे से, तो पता लगा स्पर्म तो पहले बन गया है और ओवम रेडी नहीं है, तो ओवम जब रेडी नहीं है तो फर्टिलाइज कौन करेगा, स्पर्म का कुछ टाइम ड्यूरेशन होता है, उतने समय बाद स्पर्म फिल हो जाएगा तुरंत, समझ में आया। जैसे ह्यूमन में स्पर्म 3 दिन तक सर्वाइव करता है,
कितने दिन तक? 72 घंटे तक स्पर्म जिंदा रहता है। तो ऐसे ही स्पर्म का एक वैलिडिटी पीरियड होता है, समझ में आ रहा है? तो दोनों पार्ट होने के बावजूद भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता। कारण ये है कि स्पर्म पहले बनता है, वो बाद में बनता है। ठीक, तो नो सेल्फ फर्टिलाइजेशन बिकॉज कारण क्या है? प्रोडेंड्रस कंडीशन होती है। प्रोडेंड्रस कंडीशन पाई जाती है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है? एंड्रोशियम डेवलप करेगा, टेस्टिस स्पर्म लिखेगा, स्पर्म फॉर्म अर्लियर देन ओवम। ओवम से पहले स्पर्म बन जाते हैं क्योंकि टेस्टिस पहले डेवलप हो जाता है, ओवरी बाद में डेवलप। ठीक है, तब कैसा फर्टिलाइजेशन होगा? क्रॉस, एक अर्थवर्म दूसरे अर्थवर्म से फर्टिलाइज करेगा, तो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन। रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन जानते हैं रेसिप्रोकल क्या होता है? प्लांट में रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन होता है। प्लांट में जो जीनोगैमी जिसको आप बोलते हैं, एक होता है ऑटोगैमी, एक क्या होता है? जीनोगैमी। मतलब क्रॉस फर्टिलाइजेशन क्या है? जीनोगैमी है। तो क्या उसको रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन बोला जा सकता है? रेसिप्रोकल करेगा तो नहीं। रेसिप्रोकल समझ लीजिए अलग चीज है। ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन समझ में आता है कि इसका स्पर्म दूसरे के पास चला गया। प्लांट का बड्डो सुन लीजिए पहले, इसका स्पर्म दूसरे के पास चला गया, वो क्या होता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। लेकिन रेसिप्रोकल ये होता है अदला बदली कर लिया, हमने आपको स्पर्म दे दिया, आपने हमको स्पर्म दे दिया। समझ में आ रहा है? अदला बदली। जैसे एक अर्थवर्म है, इसकी बॉडी में टेस्टिस भी है, ओवरी भी है। टेस्टिस पहले डेवलप हो गया, ओवरी बाद में डेवलप हुआ। तो अपना स्पर्म अपने अंडे से फर्टिलाइज नहीं करेगा क्योंकि टाइम अलग अलग हो गया। तब क्या होगा? इसका स्पर्म दूसरे के पास जाएगा, हो सकता है उसका जो है उसी टाइम जो है ओवरी डेवलप हुई हो, तो इसका स्पर्म दूसरे के पास जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा? क्योंकि उसके पास ओवम भी है, स्पर्म भी है, तो अब उसके ओवम से इसका स्पर्म फर्टिलाइज कर जाएगा और वो भी क्या करेगा? अपना स्पर्म इसको दे देगा। तो अदला बदली स्पर्म की होती है, इसलिए रेसिप्रोकल यही चीज़ है, अदला बदली वाला सिस्टम। प्लांट्स में ऐसा नहीं होता है। प्लांट में पॉलन ग्रेन पहुंचा दूसरे के पास में तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो गया ना, वो समझ में आया? रेसिप्रोकल फर्टिलाइजेशन हो रहा था। बट ये भी तो पास करना है। क्या चीज़? उसका भी तो नहीं हुआ होगा मेच्योर। हाँ, उसका भी तो नहीं मेच्योर हुआ होगा। एक मिनट। हाँ बताइए कौन? हाँ, जेनेटिकली डिफरेंट तो होंगे बिल्कुल, और जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। अभी तभी तो ऑटो में नई वैरायटी बनेगी, नहीं तो जिसमें ऑटोगैमी होती है उसमें नया वेरिएशन नहीं आता है। वैरायटी डेवलप होना चाहिए तभी तो सर्वाइवल होगा। भाई सर्वाइवल के लिए हर इंडिविजुअल क्या करता है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन में भी तो क्रॉस ही तो है। ह्यूमन में क्या है? क्रॉस फर्टिलाइजेशन है ना, सेल्फ तो है नहीं। बट सर दोनों का वो भी मेच्योर नहीं हुआ ना। दोनों का मेच्योरिटी नहीं है। देखिए अलग दोनों अलग की टाइम। ओवम की मेच्योरिटी नहीं, बट स्पर्म की मेच्योरिटी दोनों की आ गई। क्या चीज़? दोनों की स्पर्म की मेच्योरिटी आ गई, बट ओवम कहाँ आई है? दोनों का ओवम की बात नहीं है। इसका देखिए इस अर्थवर्म का स्पर्म ओवा अलग अलग टाइम पर मेच्योर है, लेकिन उसका भी अलग अलग टाइम पर मेच्योर है। अपनी बॉडी के अंदर उनका अलग अलग टाइम पर मेच्योर है। टेस्टिस पहले, ओवरी बाद। इस वाले का टेस्टिस पहले, ओवरी बाद। ठीक है, लेकिन जिस टाइम पर इसका टेस्टिस डेवलप हो रहा है, हो सकता है कि इस टाइम पर उसका भी ओवरी डेवलप हो रहा हो। समझ में आ गया? ऐसा होता है, इसीलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। कोई जरूरी नहीं कि इसमें जिस समय टेस्टिस डेवलप कर रहा है उस समय उसमें भी टेस्टिस डेवलप करे, ऐसा ही होता है। इसमें ओवरी कर रहा होगा, इसमें टेस्टिस कर रहा होगा। हाँ ऐसा होता है। ठीक, जी सर, समझ में आया? यस। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उसमें यह मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपको मैं केवल इसमें पार्ट बता रहा हूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस सेगमेंट में कौन सा पार्ट लगा होता है। बुक लेके आया करिए, सामने जब बुक रहेगा तो काफ़ी चीज़ें क्योंकि डायग्राम बनाएंगे तो आधा घंटा तो डायग्राम चला जाएगा। ठीक है, लेके आया करिए।
यहाँ डायग्राम बना देखते रहिए बुक में। ये जो आर्थ्रोन की बॉडी में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन सी स्ट्रक्चर है और किस पार्ट पे लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले टेस्टिस होगा, एक पेयर टेस्टिस, दो पेयर, कितना है, 2 पेयर टेस्टिस है, 2 पेयर टेस्टिस होंगे, ठीक। कहाँ कहाँ होगा, सेगमेंट नंबर 10 और सेगमेंट नंबर 11, ठीक है। 10 और 11 में, 10th में एंड 11th में, दोनों में एक पेयर है, टोटल 2 पेयर टेस्टिस, समझ में आया। इसके बाद दूसरा है टेस्टिस सैक। तो टेस्टिस सैक क्या है, ब्रूडबोस। जो टेस्टिस है वो एक कवरिंग के अंदर बंद है, टेस्टिस एक कवरिंग के अंदर बंद है, उसको बोलते हैं टेस्टिस सैक। ये देख रहे हैं ब्लैक कलर का जो आपको टेस्टिस यहाँ लिखा भी हुआ है, टेस्टिस विद टेस्टिस सैक। अगर मैं यहाँ पर ये टेस्टिस बना रहा हूँ, बोल रहा हूँ टेस्टिस है, तो टेस्टिस एक कवर के अंदर बंद है, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टिस सैक। इसको यहीं पर लिख लीजिएगा, टेस्टिस 2 पेयर होते हैं एंड प्रेजेंटिंग, कहाँ होते हैं, प्रेजेंटिंग टेस्टिस सैक। टेस्टिस सैक के अंदर टेस्टिस नजर आते हैं, ठीक है, टेस्टिस सैक में होगा। इसके बाद 2 पेयर, देखते रहिए बुक में डायग्राम, सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड, 2 पेयर आपको सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड दिखाई देगा। जैसे ये देखिए बुक में देखेंगे आप इस तरीके से, ये टेस्टिस सैक बना हुआ है, इधर एक टेस्टिस सैक, इधर ये 10 सेगमेंट में हो गया, इसके अंदर क्या है, टेस्टिस हो गया, ठीक, और ये कवरिंग क्या हो गया, टेस्टिस सैक, ठीक। इसके बाद 11 नंबर सेगमेंट भी क्या रहेगा, टेस्टिस सैक, इसके अंदर क्या हो गया, टेस्टिस हो गया, ठीक है। इसके बाद सेगमेंट नंबर जो 11 है और जो कौन सा है, 12 है, तो 11 नंबर सेगमेंट में इसमें 1 पेयर देखिए नीचे बना हुआ सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड है, टेस्टिस सैक के जस्ट नीचे वाले सेगमेंट में, इस सेगमेंट में टेस्टिस सैक हो गया, इसमें भी हो गया, इसमें जो टेस्टिस सैक है उसकी सेमाइनल वेजाइकल 11 नंबर सेगमेंट में जाएगा और इसका जो सेमाइनल वेजाइकल है वो 12 नंबर सेगमेंट में जाएगा, समझ में आ गया। टेस्टिस सैक से जुड़ा हुआ ग्लैंड लगा होता है सेमाइनल वेजाइकल, तो एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, जितने भी टेस्टिस हैं सबके साथ लगी हैं ग्लैंड, समझ में आया। जो सेमाइनल वेजाइकल ग्लैंड लगी हुई हैं, क्या काम होता है सेमाइनल वेजाइकल का, जॉइंट, कुछ तो बता दीजिए कम से कम। ह्यूमन में सेमाइनल वेजाइकल क्या करता है, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म को न्यूट्रिशन देना, स्पर्म जब बनेगा तो न्यूट्रिशन चाहिए, यहाँ से स्पर्म बना उसको न्यूट्रिशन चाहिए, यहाँ से स्पर्म बनने के बाद सीधे आपको वासा डिफरेंस में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा, पहले को न्यूट्रिशन लेने के लिए जाएगा, इसमें सेमाइनल वेजाइकल में जाएगा न्यूट्रिशन लेने के लिए, जब यहाँ न्यूट्रिशन ले लेगा इसके बाद वापस यहाँ से निकल करके फिर वो डक्ट में जाएगा, डक्ट का मतलब वासा डिफरेंस, मतलब होता है वासा डिफरेंस ना, यस। टेस्टिस से बनने के बाद स्पर्म जाएगा सेमाइनल वेजाइकल में, वहाँ मैच्योर हो जाएगा, इसके बाद निकल करके आएगा वासा डिफरेंस, ऐसे इसके साथ भी होगा, यहाँ स्पर्म बनेगा, यहाँ पहुँचेगा, यहाँ से निकल करके वासा डिफरेंस में जाएगा, ऐसे इधर से भी होगा, समझ में आया। इधर का वासा डिफरेंस, इधर का वासा डिफरेंस हो गया, तो दोनों साइड की वासा डिफरेंस इस तरीके से चलेगा, 4 नहीं होता वासा डिफरेंस, कितना होता है, 2, क्योंकि इधर का वासा डिफरेंस ये इसका और इसका दोनों जुड़ करके एक बना देते, देखिए ये वाला वासा डिफरेंस इससे आया 10 नंबर सेगमेंट से, इससे आएगा वासा डिफरेंस, दोनों को जुड़ेगा एक बन जाएगा, इधर का वासा डिफरेंस और इससे निकलेगा, दोनों मिलकर के एक वासा डिफरेंस, 2 होती है खाली, ठीक है, 4 नहीं होता है, ऊपर की दोनों ज्वाइंट होकर के कॉमन बना देती हैं, तो 1 पेयर वासा डिफरेंस रहेगा। अगला क्या है, पार्ट में 1 पेयर वासा डिफरेंस। अभी सेगमेंट देख लीजिएगा कहाँ से कहाँ तक है, 10 सेगमेंट से आपको कहाँ तक मिलेगा, सेगमेंट नंबर, मेल जेनिटल ओपनिंग कहाँ होती है, सेगमेंट नंबर 18 में होती है मेल जेनिटल ओपनिंग, ठीक है। 18 सेगमेंट में एक पेयर होता है, 1 पेयर, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए जो वासा डिफरेंस ये पहुंचेगा कहाँ, आप बुक में देखिए इंडिकेट किया गया होगा, यहाँ बनी है प्रोस्टेट ग्लैंड, लगा हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड है, सेगमेंट नंबर 17 से लेकर के 19 तक फैला हुआ है प्रोस्टेट ग्लैंड,
वन पेयर प्रोस्टेट ग्लैंड 17 से 19 तक होता है, ठीक है। अब ये जो वहाँ से डिफरेंस आ रही है, इसमें क्या आ रहे हैं, स्पर्म आ रहे हैं। तो स्पर्म पहले कहाँ जाएंगे, उनको एक बार और न्यूट्रिशन चाहिए, एक बार और चाहिए न्यूट्रिशन। एक बार यहाँ ले चुके हैं, एक बार फिर प्रोस्टेट ग्लैंड में घुसेंगे ये, तो ये जाएंगे पहले कहाँ जाएंगे, वहाँ से डिफरेंस इंटर करेगा, पहले प्रोस्टेट ग्लैंड में इंटर करेगा, क्योंकि स्पर्म कहाँ जाएंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड में। वहाँ जब न्यूट्रिशन ले लेंगे, ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड से फिर बनेगा एक डक्ट बनेगा, ठीक है, स्पर्मेटिक डक्ट। इसका नाम क्या होता है, स्पर्म कहा क्या होगा, स्पर्मेटिड डक्ट होती है। ये क्या करती है, स्पर्म को आप रिलीज कराएगी। यहाँ से स्पर्म आगे बढ़ रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में पहुंचे, वहाँ न्यूट्रिशन ले लिया, इसके बाद वहाँ से अब फाइनली पहुंचेंगे किसमें, स्पर्मेटिक डक्ट में। और ये डक्ट बॉडी में बाहर नीचे की साइड में ओपन हो जाएगी, इससे मेल जेनिटल कोड से ओपन होगी। इसकी जो ओपनिंग होती है इसको क्या बोलते हैं, मेल जेनिटल कोड। ये नीचे की साइड में एक पेयर होता है, सेगमेंट नंबर 18 में रहेगा। ये किसमें होता है, सेगमेंट नंबर 18 में होता है। समझ में आ रहा है। तो अगला पार्ट देखिए, वन पेयर वासा डिफरेंस हो गया। वन पेयर क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। सेगमेंट नंबर 17 to 19 के बीच में होगा, ठीक। और क्या होगा इसके बाद में, मेल जेनिटल कोड तो जान ही रहे हैं, ठीक है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर और होती है, एक ग्लैंड होती है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड बुक में इंडिकेट है, देखिए एसेसरी ग्लैंड वन पेयर एसेसरी ग्लैंड। ये कहाँ है, सेगमेंट नंबर 17 में और 19 में है। यहाँ केवल 17 एंड लिखिएगा, एंड ये तो पूरा रहेगा 17 to 19, 17 से 19 तक फैला रहेगा। ये पूरा 17 से 19 में, 18 में भी है ये प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन ये क्या है, एक पेयर एसेसरी ग्लैंड है, एक 17 नंबर सेगमेंट में, एक 19 में, वैसे ही उधर होता है। टोटल 2 पेयर, समझ में आया, तो 2 पेयर। क्या काम होता है एसेसरी ग्लैंड का, एक अर्थवॉर्म को दूसरे अर्थवॉर्म से होल्ड करने का काम करता है जब दोनों कॉपुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म को होल्ड करने का काम करता है ड्यूरिंग द कॉपुलेशन रिप्रोडक्शन। फंक्शन लिख लीजिएगा, हेल्प्स टू होल्ड अदर अर्थवॉर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन। कॉपुलेशन के टाइम पर दूसरे अर्थवॉर्म को होल्ड करने का काम करता है। जो सर बना वो प्रोस्टेट ग्लैंड। ये सारा पार्ट हो गया। देखिए इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब जल्दी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें कुछ नहीं ज़्यादा, ओवरी है, ओविडक्ट है और फीमेल जेनिटल कोर है, ठीक है। ये 3 पार्ट इसमें है। एक चीज़ और देखिए, मेल का हो गया ना, फीमेल जेनिटल कोर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या बताएंगे, वन पेयर ओवरी है, वन पेयर ओवरी। किस सेगमेंट में ओवरी, सेगमेंट नंबर 14 में तो ओपनिंग है उसका। सेगमेंट नंबर 14 में वेंट्रल सरफेस पर तो उसकी ओपनिंग है, फीमेल जेनिटल कोर। सेगमेंट नंबर किसमें है ये, 12 नंबर सेगमेंट, ठीक है। 12 और 13 में, सेगमेंट नंबर 12 और 13 के बीच में होता है, ठीक है। 12 to 13 समझ में आ रहा, मेन 12 में है। इसके बाद वन पेयर क्या है, ओविडक्ट है। ओवरी से जो ट्यूब निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, ओविडक्ट, ठीक। ये स्ट्रक्चर है। इसके बाद होता है फीमेल जेनिटल कोर, फीमेल जेनिटल कोर। ये किस सेगमेंट में है, 14 सेगमेंट में है, सिंगल है। ये क्या है, सिंगल। मेल में पेयर्ड है, मेल में
इसमें मेल जेनिटल कोर जो होता है वो क्या है, पेयर्ड होता है, सेगमेंट नंबर 18 में जो होता है, और ये अनपेयर्ड एक सिंगल है 14 नंबर सेगमेंट। ठीक, एक चीज और छूट गया, नेफ्रिडिया सबसे ज्यादा किस सेगमेंट में होते हैं? फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया किसको बोला जाता है? 4, 5, 6 में नहीं है, जो आपका क्लाइटेलम रीजन है, क्लाइटेलम इसको बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया का जंगल। क्वेश्चन आता है कि फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया अर्थवॉर्म के किस सेगमेंट को बोला जाता है? तो आप बोलेंगे सेगमेंट 14, 15, 16, ये 3 सेगमेंट को क्लाइटेलम बोलते हैं ना। सबसे ज्यादा नेफ्रिडिया यही रहेंगे, देखिएगा कहीं पर, तो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, ठीक है, किसको बोलते हैं? क्लाइटेलम को बोलते हैं। 14, 15 और 16 जो सेगमेंट है सबसे ज्यादा नेफ्रिडिया यही रहेंगे। अब इसमें बताना है सीधे रिप्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, अब रिप्रोडक्शन। अर्थवॉर्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो कुछ चीज़ें समझ लीजिए, ये थोड़ा सा लॉन्ग समझाने वाला ज़्यादा है इसमें। ठीक है, इसको नेक्स्ट टाइम समझाया जाएगा कि रिप्रोडक्शन मैकेनिज्म क्या है इसमें। लेकिन अर्थवॉर्म कैसा है? हर्माफ्रोडाइट है। ठीक है, अर्थवॉर्म जब रिप्रोडक्शन करता है तो रिप्रोडक्शन में आपको इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। एक का हेड हो गया, इसका ये टेल हो गया ना, हेड टेल अलग ठीक है, और दूसरे का ये हेड है, तो हेड के सामने हेड नहीं आता है, इस तरीके से होता है, हेड के सामने टेल आती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इस अर्थवॉर्म में जो सेगमेंट नंबर 6, 7, 8, 9 है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसमें प्लास्ट से स्ट्रक्चर बना हुआ है, उसको बोलते हैं स्पर्मेथ्री। बोला जाता है इसमें 6, 7, 8, 9 में स्पर्मेथ्री हो, या ये क्या करेंगे? ये स्पर्म को लेंगे इससे दूसरे अर्थवॉर्म से। ऐसे इसमें भी जो है हेड के पास में, हेड का मतलब पहला सेगमेंट हो गया, ठीक है, माउथ के पास, तो 6, 7, 8 यही तो होगा ना। कलाई के पास देखिए क्या 6, 7, 8, 9, इसमें क्या है? प्लास्ट से स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेथ्री। वो स्पर्म को लेगा, इसमें ये जगह स्पर्म को लेती है 6, 7, 8, 9, इसमें ये जगह 6, 7, 8 में स्पर्म को लेगी। कहाँ से? दूसरे से। तो जब ये अटैच होंगे तो ऐसे अटैच होंगे, मतलब यहाँ फिलिंग हो रही है, इसमें यहाँ फिलिंग होगी, समझ में? यहाँ जब फिलिंग होगी, ये कहाँ से स्पर्म को लेंगे? स्पर्म कहाँ से निकलते हैं? सेगमेंट नंबर 18 से। इस अर्थवॉर्म का सेगमेंट 18 इधर होगा ना, सेगमेंट 18 कहाँ होगा? कहाँ होगा? ये 6, 7, 8, 9, जिसमें दूसरे से स्पर्म आएगा, समझ में आ रहा है? और इसका 18 इधर है, ठीक है, ये जब जो है, और इसका देखिए, इसका 6, 7, 8, 9, 18 इधर है। अब देखिए लगा ऐसे, इसका 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, ये वाला हिस्सा इसके सामने आ गया, 18 के सामने आ गया, और इसका 6, 7, 8, 9 इसके 18 के सामने आ गया। यहाँ से 18 से स्पर्म निकल करके 6, 7, 8, 9 में बढ़ जाएंगे, और उसके इसमें हो जाएगा। समझ में आ गया? म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाएगा इस तरीके से। तब दो बताइए क्या क्या? 2 बनता है ऐसे। हाँ, 2 बनेंगे तब दोनों जगह पर तो। हाँ, दोनों जगह जाइगोट बनेगा, उसमें भी, उसमें भी दोनों जगह।